सो हेलो गाइज, मैं हूं संजीव पांडे और आज करने वाले हैं हम हिस्ट्री 10th का पहला चैप्टर, जो कि एक कंपलसरी चैप्टर है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब होता ये है कि ये चैप्टर जब हम पढ़ते हैं बिना टीचर के, मतलब कि अगर हमको बिना सपोर्ट के अगर सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ना हो तो बहुत दिक्कत होती है। एंड ऑब्वियसली आपका हिस्ट्री आपको पता है कि थोड़ा सा लेंदी बना दिया जाता है उसको। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, बट काफ़ी बच्चे चाह रहे थे कि कम से कम पहले चैप्टर का इसको क्रिएट किया जाए, तो आई एम क्रिएटिंग इट, डोंट वरी। एंड इसको हम ऐसे करेंगे कि आप अगर इस वीडियो को, जो कि मैं एक मस्त समराइज फॉर्म में आपको सारी चीज़ें जो है डेट वाइज सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस इसके बाद आपको करना ये होगा कि एक बार अपने एनसीईआरटी को, अपनी किताब को एक बार देख लोगे, या क्वेश्चन आंसर जिस भी रेफरेंस बुक को आप देख रहे हो उसमें से आप पढ़ लोगे, आपका सारा प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और कभी भी हिस्ट्री को रटने मत जाओ, दैट विल बी वेरी, मतलब मेरे हिसाब से बहुत डेंजरस हो जाता है वो। मैंने कोशिश किया था एक टाइम पे, सो दैट बिकेम डिफिकल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको समझेंगे चैप्टर को पहले। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले है कि ये जो पिक्चर दिया हुआ है क्या है, ये पिक्चर, ये जो बनाया गया है, ये आर्ट जो बनाया गया है, ये फ्रेडरिक सोरियू ने 1848 में, ठीक है, जो कि एक आर्टिस्ट हैं, जो कि एक, ठीक है, इन्होंने ये प्रिंट दिया था। और अब क्या है पहले तो ये देख लो, और इस पे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ओके, हालांकि पिछली बार ऐसा नहीं आया था बोल के, बट फिर भी हमको देखना है। द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, मतलब आपको पता है कि सिर्फ यूरोप नहीं, पूरी दुनिया भर में, ठीक है, ज़्यादातर जगहों में क्या सिस्टम था, क्या डेमोक्रेसी थी, क्या रिपब्लिक था? नहीं। उस टाइम पे सिर्फ एब्सोल्यूटिस्ट, या कह सकते हो जो मोनार्की फॉर्म है, राजा महाराजा का सिस्टम चलता था, है ना। तो लोग जो है धीरे धीरे थोड़ा सा, मतलब कि कह सकते हो उनको थोड़ा सा नॉलेज हुआ, थोड़ी ज़्यादा समझ हुई, और उनको ये समझ में आया कि ये जो सिस्टम है इससे इक्वालिटी नहीं होती, हर इंसान को जीने का बराबर अधिकार है। तो ये सारी जब फीलिंग्स डेवलप होने लगी, तो धीरे धीरे करके लोगों में अब यहाँ पर देखो नेशनलिज्म की बात करी गई है, तो मतलब कि अब बात ये हो रही है कि अब ये राजा महाराजा का सिस्टम को हटाया जाए और एक नेशन स्टेट का कंसेप्ट लाया जाए। मतलब जैसे भी हम जानते हैं अलग अलग देश है, इंडिया है, अमेरिका है, ठीक है, तो जो भी कंट्रीज है, तो ऐसा कंसेप्ट लाया जाए। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, क्या रीज़न थे इसके पीछे, ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। बट यहाँ पर ये जो अब इमेज दिया हुआ है, इसमें देखो अब क्या दिखाया गया है। इसमें ये शो करने की कोशिश की गई है कि जो इतनी बड़ी लाइन, ये लोगों की जो इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है, ठीक है, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, आपको पता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर मतलब बेसिकली आज़ाद देश, आज़ादी, नेशन स्टेट, ये कंसेप्ट जो है ये लोग लाना चाहते हैं। और धीरे धीरे लोग देखो इस चीज़ को पार करते हुए अपने अपने देश का झंडा, नेशन स्टेट आ गया तो ये फ्लैग का कंसेप्ट आ जाएगा, तो अपने अपने देश का फ्लैग जो है वो लेके और मार्च कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो ये जो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक फॉर्म ऑफ रूल ले आए। ठीक है, तो ये ड्रीम कर रहे हैं लोग, मतलब ऐसे सोच रहे हैं यहाँ पर, या फिर पूरी दुनिया की यही चाहत है, ठीक है, कि ऐसा हो। और देखो इसमें और क्या बताया गया है कि लोग जब ऐसा चाह रहे हैं तो जो जीसस क्राइस्ट है, ठीक है, या जो भी भगवान है, ठीक है, वो आशीर्वाद दे। देखो यहाँ पर सभी लोग मिलके आशीर्वाद दे रहे हैं कि हाँ भाई ये अच्छी चीज़ हो रही है। और क्या है, देखो यहाँ पर ये जो कचरे का ढेर पड़ा है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर क्राउन, ठीक है, तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं, मतलब किंग के को रिप्रेजेंट करती है, वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही है। तो यानी मोनार्की ख़त्म होके और ये डेमोक्रेटिक फॉर्म, ये रिपब्लिक फॉर्म ऑफ जो सिस्टम है वो लाने की चाहत है। ठीक है, तो ये जो है फ्रेडरिक सोरियू ने 1848 में अपने प्रिंट में ये दर्शाने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर आगे देखते हैं गाइस
यस, तो इस चैप्टर में हमको 6 पार्ट्स है टोटल, या सब यूनिट्स कह सकते हो यहाँ पर। तो इसमें हमको सबसे पहले देखना है, मतलब शुरुआत जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही हुई। तो आपको पता है कि मतलब 9th में हमने ऑलरेडी पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो पहला इम्प्रेशन था इस चीज़ के ऊपर, नेशनलिज्म वाली जो फीलिंग है, ठीक है, फ्रांस में सबसे पहले इस, अब क्या कैसे डेवलप हुआ वो हमको देखना है। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। उसके बाद सेकेंड पढ़ना है हमको मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फ्रेंच रेवोल्यूशन से बाकी यूरोप में क्या संदेश या वो देखना है। तीसरा है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। 1830 से लेके 1848 में मतलब पूरे यूरोप में ज़्यादातर जगहों पर रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, बदलाव की कोशिश हो रही है, बदलाव आ रहे हैं। ओके, और उसके बाद चौथा हमको पढ़ना है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देखना ज़रूरी है। इसके बाद पांचवा होगा विजुअलाइजिंग द नेशन, ठीक है, मतलब देश की फीलिंग आ तो रही है पर उसको लोगों को कैसे, मतलब लोगों के अंदर कैसे उसको ये किया जाए, ठीक है, तो ग्रो कराया जाए। तो उसके लिए जैसे हमको पता है कि इंडिया के लिए हम अपने देश के बच्चों के लिए हम, या सिर्फ बच्चे ही क्यों, लोगों के लिए उनको उनके अंदर वो फीलिंग आए देश के लिए, तो हमने भारत माता की एलेगरी बनाई, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो नेशन को विजुअलाइज करना है, इससे लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। ओके, तो वैसे वहाँ पर भी है। और उसके बाद लास्ट में होगा नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म मतलब क्या है, फोर्सिबली किसी दूसरे देश पे कब्जा करना। जैसे आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज़, बाकी कई सारे कंट्रीज़ इंडिया पे भी कब्जा किया, ठीक है, कॉलोनी बनाया, तो वो सब चीज़ें इम्पीरियलिज्म है, तो वो भी हम देखेंगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। यस, तो यहां पर सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1789, ठीक है, ये चीज़ आपने ऑलरेडी 9th में पढ़ी है, तो आप इसको उससे कनेक्ट करते जाओ। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1789 विच हैज़ द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन नेशनलिज्म का पहला इंप्रेशन था यूरोप में। ओके, इसके बाद फ्रेंच पीपल डिमांडेड, अब इसमें क्या चाहत हो रही थी, फ्रेंच पीपल डिमांडेड एबोलिशमेंट ऑफ मोनार्की एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब यही है ना नेशनलिज्म, यानी क्या, जो हम अभी फेडरिक सोरियो के प्रिंट की बात कर रहे थे, वही चीज़ शुरू हो रही है यूरोप में। सबसे पहले कहाँ पर, फ्रांस में, तो पहला इंप्रेशन फ्रांस में पड़ा। वहाँ के लोग क्या चाहते थे, मोनार्की खत्म करना, एबोलिशमेंट मतलब खत्म करना, मोनार्की खत्म करना, और क्या एस्टेब्लिश करना, डेमोक्रेसी, ठीक है, लोगों का शासन। ओके, अब इसके बाद मेजर चेंजेस ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। ला पात्री, ली सितोयन, ला पात्री और ली सितोयन। ला पात्री का मतलब है द फादरलैंड, ली सितोयन का मतलब है सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब अब जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग की बात हो रही है कि हमारे देश को, हमारे लोग जो उसके सिटीजन्स है, ठीक है, उनका वो देश है, ठीक है, और वो देश जो है हमारा फादरलैंड, ठीक है। सो दिस, ये जो दो फीलिंग थी फ्रांस में, ये ज़्यादा एम्फेसाइज होने लगी। सो दिस एम्फेसाइज्ड यूनाइटेड कम्युनिटी एंड इक्वल राइट्स, इससे, ठीक है, पूरे कम्युनिटी का यूनिटी और इक्वल राइट्स की बात होने लगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोनार्की टू कॉमन पीपल। तो जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो इससे क्या हुआ कि जो पावर है वो ऑब्वियसली मोनार्की तो एबोलिश होने लगा, तो पावर जो है वो कॉमन पीपल को मिलने लगा। इसके बाद ये सब चीज़ें, नेशनलिज्म पहली शुरुआत, ठीक है, फ्रांस से हो गई है। इसके बाद धीरे धीरे करके वो स्प्रेड होगा। सो इंट्रोड्यूस न्यू फ्लैग। अब इससे ऑब्वियसली मैंने बताया कि जब नेशन स्टेट बनता है, जब अब नेशन स्टेट क्या होता है वो चीज़ भी आगे मैं आपको ज़्यादा क्लियर करूँगा डेफिनेशन के साथ, बट फिलहाल नेशन स्टेट यानी कि एक ऐसा अब सब जो रीजन जहाँ पर कॉमन हिस्ट्री, कॉमन कल्चर, ठीक है, कॉमन कम्युनिटी वाले, कॉमन लैंग्वेज, जो भी चीज़ें कह सकते हो आप, तो ऐसे जो लोग हैं, ज़रूरी नहीं कि कॉमन लैंग्वेज, ठीक है, बट कॉमन हिस्ट्री बेयर करने वाले मेनली, ठीक है, लोग रहते हैं, तो उस हिसाब से उनका एक फ्लैग होना चाहिए, नेशन, कोई एक नेशन है तो। सो दे इंट्रोड्यूस फ्लैग। और क्या हुआ, फ्रेंच बिकम द नेशनल लैंग्वेज, फ्रेंच जो है वो नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। न्यू नेशनल एंथम कंपोज एंड ओथ टेकन,
नया नेशनल एंथम बनाया गया और कस्में खाई गई भाई देश के लिए। उसके बाद स्टेट जनरल इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल्स बनाए गए, रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए गए लोगों का, मतलब अब बेसिकली वो डेमोक्रेसी से के हिसाब से, और नया नेशनल असेंबली बनाया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वेयर एबॉलिश्ड, मतलब देश के अंदर ही जो टैक्सेस चलते थे, जो कस्टम ड्यूटीज चलती थी, उसको खत्म करी गई। अगर वो एक ही देश है तो कस्टम कैसा, कस्टम तो बाहर से कुछ चीज़ आएगी या ठीक है तो उसके ऊपर लगता है, तो यहाँ पर कैसा कस्टम ड्यूटी, वो खत्म किया गया। नेशनलिज्म आइडिया टेकन अब्रॉड वॉज टेकन अब्रॉड बाय फ्रेंच आर्मी। तो ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग जो फ्रांस में शुरू हुई है, अब फ्रेंच आर्मी उसको बाहर दूसरे मतलब यूरोप की दूसरी कंट्रीज में उसको ले जाने लगी। अब इसके बाद क्या हुआ, ये तो 1789 में जब जो यहाँ पर रिफॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर जब लोग डेमोक्रेसी के साथ सामने आ रहे हैं, तो 89 यानी 10 साल बाद, 1789 के 10 साल बाद यानी 1799 में क्या हुआ, नेपोलियन की एंट्री हुई थी। नेपोलियन सीज्ड पॉलिटिकल पावर, नेपोलियन ने जो यहाँ पर लोगों के पास जो शासन मिली थी, लोग जो एंजॉय कर रहे थे, उसको नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया। अब नेपोलियन अपना रूल ले आ गया, ठीक है। अब देखो नेपोलियन की दो बातें यहाँ बताई है, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। होल्ड ऑन, यस, तो देख लेते हैं कि 17 यानी 10 साल बाद जब 1799 में नेपोलियन ने जब पावर लिया फ्रांस का, तब क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन एक डिक्टेटर आ गया, मोनार्की खत्म हुई, डिक्टेटरशिप आ गया। लोग मतलब समझ नहीं पाए, या लोग जो है अपना एंजॉय कर रहे थे अपनी डेमोक्रेसी, और पूरी तरह से वेल सेट नहीं हुई थी। इस वजह से नेपोलियन ने उसका फ़ायदा उठा के और पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। सिविल कोड ऑफ 1804, अब नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखना है। ये अब मैं पॉजिटिव बातें बताऊंगा, इसका नेगेटिव भी, ठीक है, यानी जो एडवांटेजेस है और जो डिसएडवांटेजेस है, ठीक है, या लिमिटेशन, तो वो दोनों बातें बात करेंगे हम यहाँ पर। सो नेपोलियन जब आया 1799 में, तो 1804 में नेपोलियन ने अपना सिविल कोड दिया, जिसको नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं। अब ये क्या क्या बातें हैं, सो यहाँ पर इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसके बेस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, सिविल कोड के ऊपर। सो क्या क्या हुआ उसके अंदर, एस्टेब्लिशमेंट, ही एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब क्या अच्छी बात है कि कोई भी, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे प्रीस्ट हो, चाहे कॉमन मैन हो, ठीक है, सबके लिए लॉ जो है वो बराबर है, अच्छी बात है, ठीक है। दूसरी पॉजिटिव बात क्या हुई, राइट टू प्रॉपर्टी, सबको प्रॉपर्टी या लैंड जो भी चीज़ें हैं वो होने का सबके पास अधिकार होना चाहिए, अच्छी बात है। फ्यूडल सिस्टम वॉज एबोलिस्ड, ये जो ज़मींदारी सिस्टम होता है जिसमें लोग गुलाम की तरह ज़मींदार के पास काम करते, वो सारी सिस्टम को ख़त्म किया गया। फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम, वही गुलामी ख़त्म करी गई, ठीक है। इसके बाद गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, ठीक है, जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस वो सब चीज़ें थी उसको हटा दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वॉज इम्प्रूव, ठीक है, अच्छी बात है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव किया, लोगों के लिए अच्छा है। तो ये सारी पॉजिटिव बातें हैं सिविल कोड की, नेपोलियनिक कोड की। अब जो ड्रॉबैक्स है वो देख लेते हैं, लोगों को जो बात पसंद नहीं आई वो देखते हैं। सो ही इंक्रीज टैक्सेस, टैक्स बढ़ा दिया, नहीं भाई ये नहीं चलेगा, रेस्ट्रिक्शन हटा रहे हो बट टैक्स बढ़ा रहे हो आप, गलत बात, ठीक है। इसके बाद सेंसरशिप वॉज इम्पोज्ड, ठीक है, मतलब अगर कोई बंदा या कोई रिपोर्टर अगर नेपोलियन के खिलाफ बात करेगा तब तो गया, ठीक है, मार दिया जाएगा भाई, ठीक है। सो सेंसरशिप वॉज इम्पोज्ड, सेंसरशिप यानी कि कोई भी बंदा नेपोलियन या उसकी जो सरकार है उसके खिलाफ बोल नहीं सकता, ओके। तो यानी देखो शुरू में लोग चाहते थे कि हम फ्री हों, हम अपना हमारा सरकार हो, शासन हो, लेकिन फिर ये गड़बड़ हो गई, ठीक है। एंड फोर्स टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी, अभी एक और ड्रॉबैक क्या है, लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जा रहा है, कितनी गलत बात है भाई, ऐसे कैसे, जिसको नहीं जाना है वो क्यों जाएगा, ओके। एंड अब यहाँ पर नेपोलियन ने ये सब चीज़ें करी, अब जो ऐसा नहीं कि सिर्फ लोगों को ये बातें पसंद नहीं आई, तो ये जो ड्रॉबैक्स यहाँ पर हैं ये तो लोगों के लिए थे, प्लस जो दूसरी कंट्रीज या दूसरे जो आसपास के रीजन्स थे, आई नॉट कॉल्ड कंट्री और नेशन स्टेट, फिलहाल नहीं बने,
लेकिन जो दूसरे जो आसपास के एम्पायर्स थे उनको ये बात पसंद नहीं आने लगी, क्या कि अब ये अपना नेशन स्टेट बना रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो दूसरी रीजन से जैसे रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, प्रूशिया, ये जो एम्पायर्स थे ये लोग ने क्या किया, ये लोगों ने नेपोलियन से लड़ाई करी, फाइट करी। कौन सी वाली बैटल? बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है, इन 1815। 1800 देखो यहाँ पर 1789, 1799, 1804 और ये 1815 याद रखो, ठीक है। तो यानी 1789 में क्या हुआ था, लोगों ने मोनार्की सिस्टम खत्म करके डेमोक्रेसी ले आए। 1799 में क्या हुआ, नेपोलियन आया, उसने पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में ले ली, ठीक है। और उसके बाद 1804 में अपना कोड दिया जिसमें कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव बातें थी। इसके अलावा ये जो नेगेटिव बातें थी ये तो ठीक लोगों के लिए थी, प्लस जो वहाँ के आसपास के जो अल्कोहल, चलो फिलहाल कंट्रीज कहते हैं, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ये लोग जो थे, ठीक है, यूरोप के दूसरे कंट्रीज, ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर ऐसा सिस्टम आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ सब मोस्टली सब मोनार्की सिस्टम चल रहा था। तो ये नया चेंज आए और ये नया बंदा फिर से हमारे सिस्टम को ख़त्म करे, वो नहीं चाहते थे। इसलिए लोगों ने बैटल ऑफ वाटरलू लड़के नेपोलियन को हरा दिया और ट्रीटी ऑफ वियना के तहत, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया गया जिसके तहत जो पावर थी वो वापस से जो पुराना फ्रेंच, मतलब जिनके पास पावर था, यानी बोरबॉन डायनेस्टी, उनको यहाँ पर फिर से पावर ट्रांसफ़र कर दी गई। यानी रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, प्रूशिया, ये लोगों ने मोनार्की सिस्टम को रीएस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, फिर कंजर्वेटिव, वो नहीं चाहते थे कि भाई ये नया तरीका है जिससे कि मोनार्की सिस्टम चला जाए, क्योंकि वहाँ पर भी मोनार्की सिस्टम चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे ये सेकेंड, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप। तो यहां पर यस, तो यहां पर हम बेसिकली अब देखने वाले हैं कि नेशनलिज्म अब फ्रांस से अब यूरोप में कैसे अब आ रहा है धीरे धीरे। भले ही फ्रांस में एस्टेब्लिश हो गया फिर खत्म हो गया, तो लेकिन यूरोप में कैसे शुरू हुआ, क्या मेन रीजन थे उसके पीछे। तो इन द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी देयर वेर नो नेशन स्टेट। मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी तक कोई नेशन स्टेट नहीं था, ठीक है, सिर्फ मोनार्की सिस्टम चल रहा है, जिसको जितना लड़ाई करके जो जितना हासिल कर ले रहा है बस वही चल रहा है, कोई नेशन स्टेट नहीं था। क्या हुआ फिर, अब यूरोप में जो डाइवर्सिटी थी वो कैसी थी, जो लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन था वो कैसे था, देखो। तो स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी, दिस वाज द मेन रीजन। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा रीजन पता चलेगा जिसकी वजह से नेशन स्टेट की चाहत होने लगी थी, ठीक है। दो क्लास पहले से थे, दो ग्रुप ऑफ पीपल पहले से थे, एरिस्टोक्रेसी और पिजेंट्री। एरिस्टोक्रेसी को कह सकते हो फिलहाल आप अमीर लोग, पिजेंट्री मतलब गरीब लोग, ठीक है। मतलब एरिस्टोक्रेट्स में कौन कौन आता था, हाई क्लास लैंडलॉर्ड, लेस पॉपुलेशन था उनका, ठीक है। ऑब्वियसली अमीर लोगों का पॉपुलेशन कम रहता है लेकिन ज्यादा संपत्ति होती है, ठीक है। डोमिनेटिंग ऑल राइट्स, हर चीज, प्रॉपर्टी से लेके हर चीज का राइट, लॉ में उनको एडवांटेज, हर चीज का बेनिफिट था, एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, हाई क्लास लैंडलॉर्ड्स। और जो पीजेंट्री थी यानी जो फार्मर्स, लो क्लास लैंडलेस, ठीक है, जो गुलामी की तरह काम करना, ठीक है, गरीब लोग, ठीक है, ज्यादा पॉपुलेशन इनकी थी और लेकिन राइट्स ना के बराबर, नो राइट्स। सॉरी, अब यहां पर ये दो ग्रुप्स थे पहले टिल द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे थोड़ा सा डेवलपमेंट होने लगा, ठीक है। आपको पता है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो वो सारी चीजों की वजह से एक नया क्लास डेवलप हुआ, दैट वाज द न्यू मिडिल क्लास। अब देखो ये सबसे बड़ा फैक्टर है नेशन स्टेट आने के पीछे। मतलब एरिस्टोक्रेसी, पिजेंट्री, पहले ये था अमीर लोग अपना चलाते थे, गरीब कुछ नहीं बोलते थे, ना पढ़े लिखे थे ना कुछ समझदारी थी। लेकिन अब जब ये तीसरा क्लास आ गया, मिडिल क्लास, द न्यू मिडिल क्लास कहा गया इसको, तो ये लोगों के अंदर क्या था, कौन सी पॉपुलेशन थी, दे वेर एजुकेटेड पॉपुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, डॉक्टर्स, टीचर्स, ठीक है। तो ये बने लिबरल नेशनलिस्ट, ठीक है,
मतलब ये चाहते थे फ्रीडम, ये चाहते थे इक्वालिटी। तो इनकी चाहत थी कि भाई अगर सब इंसान बराबर होते हैं, पढ़ाई लिखाई की है, समझदारी है, तो ये अमीर गरीब, ये एरिस्टोक्रेसी, प्रीजेंट्री, ये सारे राइट्स एक ही कुछ एरिस्टोक्रेट को क्यों दिया गया है। ये लोग अब आवाज उठाने लगे। दे वॉन्टेड इंडिविजुअल फ्रीडम, दे वॉन्टेड इक्वालिटी बिफोर लॉ, दे वॉन्टेड गवर्नमेंट बाय कंसेंट। मतलब आज़ादी चाहते थे, ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीडम चाहते थे, ठीक है, लॉ के सामने हर आदमी बराबर होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। जिसने अगर एक पर्टिकुलर सज़ा मतलब गुनाह किया है तो उसकी सज़ा सबके लिए बराबर होनी चाहिए। एरिस्टोक्रेट्स के लिए छोटी क्यों और पीजेंट्री के लिए बड़ी क्यों, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट जो है वो कंसेंट, बाय कंसेंट, मतलब अपनी चाहत के, अपना जो हमने जो सोचा या हम जो चाहते हैं वैसी मॉब से गवर्नमेंट बने, ठीक है, वैसे क्या वोटिंग हो बेसिकली। अब यही लोगों ने, न्यू मिडिल क्लास ने ज़ोल्वरीन बनाया, ठीक है। ज़ोल्वरीन क्या है? तो ये कस्टम यूनियन है जो 1834 में बनाया गया। और ये किस लिए बनाया गया? ये लोगों ने क्या किया, ये लोगों ने जो टैरिफ बैरियर्स है, जो ट्रेड बैरियर्स है, उसको ख़त्म किया, ओके। और जो उस वक्त काफ़ी सारी करेंसीज चलती थी एक ही रीजन में, ठीक है, यूरोप में कितनी करेंसीज चल रही थी, तो 28 से 30 करेंसीज को अबॉलिश किया, ख़त्म किया, ठीक है, ताकि कॉमननेस आए। तो ये सब से मतलब अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो न्यू मिडिल क्लास है, ये लोग यहाँ पर धीरे धीरे अब चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है, यूरोपियन सोसाइटी में। एंड अब यहाँ पर देखो, ये तो एक बात हो गई, ये तो एक थॉट हो गया, जो न्यू मिडिल क्लास का है वो चाहते हैं कि आए, हाँ, मतलब ये चेंज आए, ये रिफॉर्मेशन आए। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग नहीं चाहते थे वो क्या कर रहे थे, जैसे कि हमने बताया कि रशिया, ठीक है, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, ये लोगों ने क्या किया, बैटल ऑफ वाटरलू में जो नेपोलियन है उसको हरा के और वापस से वहाँ पर बोरबॉन डायनेस्टी को रीसेट कर दिया, ठीक है, रीएस्टेब्लिश कर दिया। तो यानी जो कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिव्स मतलब वही जो एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेट्स मैक्सिमम, और जो अपर क्लास है, ठीक है, पूरे यूरोप के, वो क्या चाहते हैं, मोनार्की ही रहे, इसमें हमको बहुत आराम है, ठीक है। सो वो लोगों ने ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया और वो हमने देखा वहाँ पर क्या हुआ कि वो लोग चाहते थे यूरोप में मोनार्की सिस्टम रहे, ये कोई डेमोक्रेसी ना आए। तो अब दो थॉट्स बन रही है, कंजर्वेटिव्स का अलग और यहाँ पर न्यू मिडिल क्लास की थॉट जो है वो आ रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि पीजेंट्स, जो पीजेंट्री है वो मोस्टली किसको सपोर्ट करेगी, न्यू मिडिल क्लास को, क्योंकि वो भी चाहते हैं अंदर से कि भाई हमको भी कुछ आज़ादी, कुछ राइट्स मिले। आगे देखते हैं। यस, तो अब ये थर्ड जो है वो है एज ऑफ रेवोल्यूशंस, 1830 से लेके 1848। तो ये जो फेज है इसमें यूरोप में काफ़ी रेवोल्यूशंस हुए, काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस हुए, ठीक है। अब दो आइडियाज़ जो वहाँ पर स्पेशली डेवलप हुए बिकॉज ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास, कौन से आइडियाज़ है, एक है जो लिबरलिज्म का है और दूसरा है नेशनलिज्म का, आज़ादी और देश भावना, ठीक है। ये दो चीज़ें जो है वो बहुत पॉपुलर हो गई यूरोप में, क्योंकि जो मिडिल क्लास का है, न्यू मिडिल क्लास, वो लोग एजुकेटेड थे और वो ये चीज़ की चाहत बहुत स्ट्रांगली कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद पीरियड ऑफ हंगर, हार्डशिप्स। अब ये क्या है, देखो उस वक्त की बात है जब जो पॉपुलेशन है काफ़ी बढ़ रहा था, वो जब उस वक्त वो टाइम पे यूरोप का पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ चुका था ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद फूड की शॉर्टेज हो रही थी, पॉपुलेशन बढ़ गया लेकिन फूड प्रोडक्शन इतना नहीं बढ़ा, फूड की शॉर्टेज हो रही थी, ओके। एंड मशीन्स लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो मशीनरीज आ गई तो लोगों को जो मतलब एक ही चीज़ जो समझो 10 आदमी काम करके बना रहा है, अब मशीन अकेला बना रहा है, तो उतने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से हंगर और हार्डशिप, ठीक है, मतलब लोगों को तकलीफ होने लगी, लोग भूखे मरने लगे, ठीक है, पैसा नहीं है क्या हो, तो ये चीज़ें होने लगी। अब इसको बदलाओ, ऑब्वियसली जब पेट पे बात आएगी तो सबको गुस्सा आएगा, तो इसी का रिजल्ट जो है, इसी हंगर और हार्डशिप का जो इम्पैक्ट है वो दिखाई दिया सबसे पहले जुलाई रेवोल्यूशन में फ्रांस में। सो फ्रांस में जहाँ पर हमने बात की थी, क्या हुआ था वहाँ पे ट्रीटी ऑफ वियना में जब आफ्टर बैटल ऑफ वाटरलू,
जब नेपोलियन को हरा दिया गया तो प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने फ्रांस में फिर से मोनार्की सिस्टम ले आ दिया, बोरबॉन डायनेस्टी को सेट कर दिया। लेकिन अब जब ये हार्डशिप, हंगर, जब का ऐसा टाइम आया, लोग जब भूखे मरने लगे, जॉब नहीं है, तो ऐसे में अब एक और रेवोल्यूशन हुआ, दैट इज द जुलाई रेवोल्यूशन, और जिसमें फ्रांस के अंदर ये इसकी बात हो रही है। और इसमें क्या हुआ, बोरबॉन डायनेस्टी की जो बोरबॉन किंग है उसको वापस हटा दिया गया। चल, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज सेटअप। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की डिफरेंट होता है। नॉर्मल मोनार्की में पूरा राजा के पास होल एंड सोल पावर होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में राजा नाम के लिए नॉमिनल हेड होता है, बाकी जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसके हिसाब से काम, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं। ठीक है, तो वो सेट कर दिया गया और लुई फिलिपी को यहाँ पर हेड बना दिया गया। ठीक है, जो मोनार्की हेड है वो बना दिया गया। ठीक है, अब ये तो हो गया फ्रांस का। हम यहाँ पर एज ऑफ रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब और जगह पे भी हुआ होगा रेवोल्यूशन, वही देखो यहाँ पर। सो सेकंड देखो यहाँ पर रेवोल्यूशन ऑफ ब्रुसेल्स। ठीक है, तो ये ब्रुसेल आपको पता है बेल्जियम का कैपिटल है। तो ब्रुसेल में बेल्जियम गॉट सेपरेटेड फ्रॉम न्यू यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स। तो बेल्जियम जो है वो अपने आप को सेपरेट कर लिया रेवोल्यूशन करके, नेदरलैंड का यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड से अलग कर लिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है इस पार्ट में भी। ठीक है, किताब में से इसको भी अच्छे से पढ़ना। क्या हुआ था इसमें, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन 1821 इन ग्रीस में 1821 में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ, ये डेट याद रखना। ठीक है, ड्यूरिंग द ग्रीक वॉर पब्लिक गॉट सपोर्ट फ्रॉम ग्रीक्स, वेस्टर्न यूरोप, आर्टिस्ट एंड पोएट्स। ठीक है, तो यहाँ के लोगों को सपोर्ट मिला और वेस्टर्न यूरोप से, आर्टिस्ट से, पोएट से, और उनको लगा कि उनको आज़ादी के लिए उनको अपने लिए लड़ना चाहिए। ठीक है, सो द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज साइंड इन 1832। ग्रीस वाज डिक्लेयर्ड एज इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक है, याद रखना ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कौन सा ट्रीटी साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, और 1832 में, जिससे कि ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन की का दर्जा मिला। ठीक है, इसके बाद और भी है जो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, जर्मनी का, इसके बाद हम वही देखने वाले हैं। 1871 में जर्मनी फॉर्म हुआ एज अ नेशन स्टेट, और मेकिंग ऑफ इटली जो है वो नेशन स्टेट कब बना, 1861 में। ठीक है, 61 में इटली, 71 में जर्मनी, और उसके बाद मेकिंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ये भी हमको देखना है। ठीक है, एंड अब यहाँ पर एक और फीलिंग की बात करी जाएगी। ठीक है, इस रेवोल्यूशन वाले फेज में एक और फीलिंग जो बहुत स्ट्रांगली चल रही थी, दैट वाज रोमांटिसिज्म। क्या है रोमांटिसिज्म? अ कल्चरल मूवमेंट दैट रिजेक्टेड नेशनलिज्म बाय साइंस एंड रीजंस। ठीक है, मतलब कि ऐसा मूवमेंट जो इट इंट्रोड्यूस नेशनलिज्म थ्रू आर्ट, साइंस, आर्ट एंड लव बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर साइंस नहीं, आर्ट एंड लव। तो यानी कि ये ऐसा मूवमेंट था जिससे जो इस तरीके को फॉलो कर रहे थे, इस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे, रोमांटिसिज्म, वो नेशनलिज्म साइंस और लॉजिक और रीजन से नहीं चाहते थे। ठीक है, कि हाँ यहाँ पर हम एक थॉट के लोग हैं या एक हिस्ट्री के लोग हैं तो हम एक नेशन में हैं, वो ऐसा नहीं चाहते थे। वो ये समझते थे कि ये जो नेशनलिज्म की भावना है ये डेवलप होनी चाहिए आर्ट और लव से, कल्चर से। मतलब हम अगर लव वाली फीलिंग से, अगर हम इस इमोशन वाली फीलिंग से नेशनलिज्म डेवलप करें तो लोगों तक ज़्यादा इनबिल्ट होगा ये। ठीक है, सो दैट थॉट इज कॉल्ड रोमांटिसिज्म। आगे देखते हैं। यस, अब आ गया फोर्थ वाला, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। बेसिकली जर्मनी, इटली और ब्रिटेन की बात करेंगे, जो हमने वहाँ पर शॉर्ट में ये देखा था, इसी को अब डिटेल यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ? मूवमेंट अंडर, अब देखो यहाँ पर शॉर्ट में दिया, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो जर्मनी का हो, इटली का हो या ब्रिटेन का हो, तो ध्यान से देखना है इसको। अब जर्मनी में मूवमेंट किसके लीडरशिप में स्टार्ट हुआ? ऑटो वॉन बिस्मार्क। ये नाम जो है भूलना नहीं, जर्मनी में बहुत
इम्पॉर्टेंट नाम है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। तो बिस्मार्क ही वो बंदा था समझो जिसने जर्मनी का एज अ नेशन स्टेट फॉर्म किया हुआ है, ठीक है। सो मूवमेंट वाज लेड बाय बिस्मार्क एंड 7-year वॉर वाज फॉट, किसके साथ में? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, ठीक है, फ्रांस, ठीक है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया प्रूशिया के साथ वॉर है ना। अब यहाँ पर जर्मनी, अब इसका पहले का नाम समझ लो प्रूशिया ही है, मेन रीजन का नाम। तो ऑस्ट्रिया के साथ में लड़ाई किया, डेनमार्क के साथ में और फ्रांस के साथ में। किसने? बिस्मार्क ने, ठीक है, प्रूशिया के लिए या जर्मनी के लिए 7-year वॉर, ठीक है। इन 1871 विलियम वन वॉज प्रोक्लेम्ड एज जर्मन एम्परर, ठीक, वही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। तो यहाँ पर विलियम वन को, केजर विलियम वन को मोनार्की बना दिया गया। और प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, तो यहाँ पर इसी के साथ नेशन बिल्डिंग, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर जर्मनी में आ गया। बात करते हैं इटली की, ओके। तो आप देख सकते हो जर्मनी का 71 में था, पर इटली का तो 61 में ही था। सो यहाँ पर 3 बड़े नाम सामने आते, जैसे यहाँ पर सिर्फ बिस्मार्क है, वैसे यहाँ पर जुसेप्पे मैज़ीनी, जुसेप्पे गरिबाल्डी और काउंट कैमिलो डी केवर, ठीक है। तो यहाँ पर जुसेप्पे मैज़ीनी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है इटली के यूनिफिकेशन में? ही ऑब्वियसली वो भी मूवमेंट में थे, पर उनका जो मेन यहाँ पर आपको याद रखना है, ही एस्टेब्लिश यंग यूरोप एंड यंग इटली। सीक्रेट सोसाइटीज इन्होंने फॉर्म किया था, ठीक है, यंग लोगों का। यंग यूरोप एक सोसाइटी फॉर्म किया था, दूसरा है यंग इटली, ठीक है। और इनको कहा जाता है सोल ऑफ इटली, ठीक है, स्पिरिट, जो आत्मा, ठीक है। इसके बाद जुसेप्पे गरिबाल्डी, ये ही लेड द आर्म्ड वॉलंटियर्स, ठीक है। आर्म्ड वॉलंटियर्स को, मतलब जो लड़ाई करने के लिए जो वॉलंटियर्स चाहिए वो तैयार किए जुसेप्पे गरिबाल्डी ने। और इनको कहा जाता है बिस्मार्क ऑफ इटली, ठीक है, बिस्मार्क, क्योंकि इनका बहुत बड़ा, जैसे बिस्मार्क ने लड़ाई लड़ी थी वैसे गरिबाल्डी ने भी लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। तो यानी कि क्योंकि ये आर्म्ड फोर्स को लीड कर रहे थे, इसलिए इनको बिस्मार्क ऑफ इटली कहा गया। और केवर को क्या कहा गया? केवर लेड द मूवमेंट टू यूनाइट इटली, ठीक है। इन्होंने इटली की यूनिफिकेशन में जो भी मूवमेंट्स थे वो किए और इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, ओके। इसके बाद एक और नाम आता है विक्टर इमैनुअल टू बिकेम द किंग ऑफ इटली इन 1861 में। जब यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ तो इनको किंग बना दिया गया, ठीक है। बट ये किंग वैसे नॉर्मल मोनार्की की तरह नहीं है, आपको पता है कि ये नॉमिनल हेड है, सिर्फ नाम के लिए, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस हिसाब से चीज़ें होंगी, ओके। इसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की यूनिफिकेशन की बात होगी कि भैया जर्मनी का हो गया, इटली का हो गया, ब्रिटेन का बताओ, देख लो। तो यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर कंसिस्टेड ऑफ इंग्लिश, स्कॉटिश एंड आयरिश कम्युनिटी। पूरे ब्रिटिश एम्पायर में इंग्लिश, स्कॉटिश और आयरिश कम्युनिटी थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रॉट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे ज़्यादा यहाँ पर हुआ, इससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई, अमीरी, लोग, पैसे लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा आए और काफ़ी ग्रोथ हुआ, ठीक है। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन वहाँ पर पास किया गया और उस एक्ट के तहत इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ठीक है, एंड यूनाइटेड किंगडम वॉज फॉर्म। ये जो इंग्लैंड स्कॉटलैंड है वो मर्ज कर दिया गया, इंग्लैंड स्कॉटलैंड मर्ज हुए और यूके जो है वो फॉर्म हुआ, यूनाइटेड किंगडम वॉज फॉर्म। लेटर आयरलैंड वॉज ऑल्सो मर्ज टू फॉर्म ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन, पहले क्या हुआ? पहले यूनाइटेड किंगडम फॉर्म हुआ, कैसे? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला के यूके बना, और फिर उसके बाद में यूके या इन दोनों के साथ में एक और कंट्री जो है यानी कि आयरलैंड जो है वो जुड़ा और फाइनली जाके ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म हुआ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा इंग्लिश, स्कॉटिश और आयरिश कम्युनिटी ही थी मेनली। आगे देखते हैं, यस, विजुअलाइजिंग द नेशन। अब यहाँ पर जो देश की जो भावना है, जो नेशन की जो फीलिंग है, वो और ज़्यादा लोगों के अंदर अगर डालनी है तो ये इस बात की ज़रूरत थी कि उसको नेशन को विजुअलाइज किया जाए, ठीक है, कुछ इंप्रेशन दिया जाए, कुछ रूप दिया जाए। और जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, यहाँ हमने भारत माता, ये काफ़ी बाद में हमारे यहाँ पर हुआ, पर जो यहाँ से मेन शुरुआत हुई कहाँ से देखो,
सो विजुअलाइजिंग द नेशन, इसके अंदर हमको पहले देखना है एलिगरी। एलिगरी क्या होता है सर? एलिगरी होता है व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ठीक है, व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सप्रेस्ड थ्रू अ पर्सन और थिंग, ठीक है। जैसे कि मान लो ग्रीड के लिए कोई सिंबल दिखा दिया जाए, ठीक है, फ्रीडम के लिए या लिबर्टी के लिए कोई एक सिंबल, कोई एक पर्सन या कुछ एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया जाए, उसी चीज़ को हम एलिगरी कहते हैं, ठीक है। एन एलिगरिकल स्टोरी हैज़ टू मीनिंग, वन लिटरल वन सिम्बॉलिक, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जर्मनी ने, या जर्मनी के लिए जब नेशन स्टेट फॉर्म हो रहा था, तो वहाँ पर ये जो इमेज है वो वहाँ पर बनाया गया था, और जिनको जर्मेनिया नाम दिया गया था। जैसे मैंने कहा इंडिया के लिए भारत माता, वैसे वहाँ के लिए जर्मेनिया बनाया गया। ऐसी फ्रांस के लिए मरियान, ठीक है, मतलब उनके लिए कि हाँ भाई ये हमारी मदर नेशन है, ओके। तो ये देश को पर्सोनिफाई करने की कोशिश करी फीमेल एलिगरी से, ओके। सो दिस वाज डन बाय आर्टिस्ट ऑफ 18th एंड 19th सेंचुरी। अब और सिंबल्स की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो भी बताया गया उसको हम देख लेते हैं, 1 सेकेंड, ओके। तो इसमें देख सकते हो आप कि ब्रोकन चेन दिखाया गया है कि नहीं? देखो ये वाला ब्रोकन चेन। तो ये ब्रोकन चेन क्या सिग्निफाई करता है या क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रीडम, कि हाँ हम अब वो जंजीर से फ्री हो चुके हैं, ठीक है, फ्रीडम रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, कहाँ गया ये वाला, क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इज सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है जर्मन एम्पायर, ठीक है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ये क्या बताता है? हीरोइज्म। क्राउन ऑफ ओक लीव्स ये बता रहा है हीरोइज्म, ओके। इसके बाद स्वॉर्ड, ये क्या बता रहा है? रेडीनेस टू, ये जो तलवार है ये बता रहा है कि भाई हम कभी भी फाइट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। बेसिकली हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, है ना। ओक लीव, ओक ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, तो यहाँ पर ये जो बताया जा रहा है ओक ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, ये क्या बता रहा है? विलिंगनेस टू मेक पीस, मतलब शांति बनाने के लिए हम तलवार उठा सकते हैं, ओके। इसके बाद ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, तो ये जो दिख रहा है ब्लैक रेड एंड गोल्ड, जो तिरंगा दिख रहा है इन लोगों का, ठीक है, वो क्या बता रहा है? फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 बैंड बाय ड्यूक्स ऑफ जर्मन स्टेट, ठीक है, जो उस वक्त का 1848 का फ्लैग बताया जा रहा है जर्मन स्टेट का। एंड रेज ऑफ राइजिंग सन, ये जो रेज ऑफ राइजिंग सन है ये क्या बता रहा है? दिस इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, ठीक है, नए युग की शुरुआत, ठीक है, राइजिंग सन, ओके। तो ये कुछ सेंस बनाते हैं, ये जो एलिगरीज यहाँ बताए गए हैं, जिनके शाब्दिक मतलब यानी लिटरल मीनिंग अलग है, बट इनका सिंबलाइजेशन कुछ और बता रहा है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद फाइनली जो यहाँ पर 6th पार्ट है, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। तो ड्यूरिंग द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड में यहाँ पर नेशनलिज्म स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू इम्पीरियलिज्म। मतलब क्या हुआ कि अपने देश की फीलिंग जो है वो तो आ चुकी थी 19th सेंचुरी के एंड में, अब क्या हुआ वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगा कि अपने देश के दायरे को बढ़ाया जाए, यानी कि दूसरे इलाके को भी कैप्चर किया जाए, ठीक है, दूसरे जगह को भी कैप्चर किया जाए। सो दिस इज कॉल्ड इम्पीरियलिज्म। इस वजह से वो लोग ट्रैवल करके और दूसरे आसपास के इलाके, कहीं दूर के इलाके एरियाज को वो लोग हमला करके जीतने लगे और उसको अपने अंडर में लेने लगे, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ एक्सपैंडिंग कंट्रीज पावर बाय यूज ऑफ मिलिट्री और बाय अदर मीन्स इज कॉल्ड इम्पीरियलिज्म। अपने कंट्री के पावर को बढ़ाना मिलिट्री को यूज करके या कुछ और तरीके यूज करके, ठीक है। जैसे इंडिया में वो जो ब्रिटिशर्स आए तो वो ट्रेडर्स की तरह बन के आए और यहाँ पर फिर वो लोगों ने कब्जा कर लिया बेसिकली। तो ये जो है इसी को इम्पीरियलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो पहले नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई वहाँ यूरोप में और फिर इम्पीरियलिज्म की होड़ लगी, लड़ाई, मतलब ऐसा हो गया कि कंपटीशन हो गया कि किसके पास कितना ज़्यादा
कॉलोनीज होगी। इस चीज की वहां पर लड़ाई शुरू हो गई। अब देखो उसकी वजह से एक और बड़ा जो घटना है वो यहाँ पर देखेंगे। नेशनलिस्ट टेंशन स्टार्टेड इन बाल्कन एरिया आफ्टर 1871। ठीक है, तो बाल्कन प्रोविंस, बाल्कन एरिया था यूरोप का ही हिस्सा, ठीक है, जहां से वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का भी था, ठीक है, बट वहां की खुद की टेंशन देखो क्या है कि नेशनलिस्ट टेंशन शुरू हो गया। क्यों शुरू हुआ? द बाल्कन्स वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशंस। वहां पर अलग अलग वेराइटी के डाइवर्स कम्युनिटी के लोग रहते थे, कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, ठीक है, क्रोशिया, बॉस्निया, हर्जिगोविना, तो ऐसे अलग अलग, सर्बिया, अलग अलग जो पूरा इतने सारे रीजन्स थे उनका कॉम्बिनेशन को वो बाल्कन स्टेट फॉर्म करता था। ठीक है, अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन अंपायर। ठीक है, तो बाल्कन का मैक्सिमम रीजन जो ये हम बता रहे हैं ये किसकी कंट्रोल में था? ऑटोमन अंपायर। अब यहां पर आगे देखते हैं। अब देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ मैप में दिखाया गया, कितना बड़ा एरिया जो उसके अंदर आ रहा है, बाल्कन प्रोविंस के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद का हिस्सा, यस। सो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मतलब बाल्कन एरिया ऑटोमन एम्पायर के अंदर था, बट धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर जो है वो वीक होता गया, कमजोर पड़ता गया, एंड वन बाय वन स्टेट्स ब्रोक अवे एंड स्टार्टेड डिक्लेयरिंग देयर इंडिपेंडेंस। धीरे धीरे जो इसमें से अलग अलग स्टेट्स थे वो अपना अपना अलग अलग होते गए, सेपरेट होते गए और अपना अपना इंडिपेंडेंस शो करते गए। अब इसके बाद क्या हो रहा है? द बाल्कन स्टेट्स वेर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से जलने लगे। मतलब मान लो कि बाल्कन स्टेट से ये एक अलग हो गया, ये दूसरा अलग हो गया, अब ये आपस में एक दूसरे से जलन कर रहे हैं, जेलसी कर रहे हैं। ठीक है, एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। और लोग एक दूसरे, मतलब अब ये एक ने स्टेट फॉर्म हो गया, ये एक स्टेट फॉर्म हो गया, ये दो फ्री स्टेट्स फॉर्म हुए हैं, बट ये लोग एक दूसरे से जल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मैं इसका जमीन ले लूं, ये कोशिश कर रहा है कि मैं इसका जमीन ले लूं। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर कंफ्लिक्ट शुरू हो गई, बाल्कन एरिया में इंटेंस कंफ्लिक्ट शुरू हो गई। अब मैटर्स वेर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड। ये जो मुश्किल है यहाँ पर कि हाँ आपस में लड़ाइयाँ चल रही है, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई जब इंपीरियलिज्म की वजह से जो दूसरी पावरफुल कंट्रीज या एरियाज है, जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है, ये लोग कूद पड़े इस लड़ाई के अंदर। मतलब बाल्कन प्रोविंस की आपस में लड़ाई हो रही है ना, ऑटोमन एम्पायर कमजोर पड़ गया, सब अपने आप को इंडिपेंडेंट बता रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की जमीन छीन रहे हैं। अब बड़े पावर्स भी यूरोप के वो इस जंग में कूद गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, विच फाइनली लेड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इसी के टेंशन में यही जो आपस में लड़ाइयाँ शुरू हुई, इसी से शुरू हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड आपस में लड़ रहे हैं और इसी से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर एंटी इंपीरियल मूवमेंट स्टार्टेड विच फर्दर लेड टू इंडिपेंडेंस ऑफ मेनी कंट्रीज। तो यहाँ पर अब देखो ये सारी चीज़ें तो हो गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ ने दूसरे जगहों पे दूसरे कंट्रीज़ को अपना कॉलोनी बना लिया है। तो इससे क्या हुआ, इससे जो इंपीरियलिज्म है वो स्ट्रांग हुआ, लेकिन जहाँ पर वो लोगों ने कब्जा किया है वहाँ के लोग जो है अब उनको अपोज कर रहे हैं। यानी क्या फीलिंग शुरू हो गई, एंटी इंपीरियल मूवमेंट वहाँ शुरू हो गई। जैसे इंडिया में, ठीक है, हम आज़ादी के लड़ रहे थे, मतलब हम नहीं चाहते थे इंपीरियलिज्म, तो वी वर डूइंग एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स। ठीक है, इसी के साथ अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने बताया था आपको, कुछ बातें बताऊंगा। जैसे नेशनलिज्म, अपने देश के प्रति प्यार। ठीक है, सिंपल सी बात। पैट्रियोटिज्म भी कह सकते हो, फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर योर ओन कंट्री। नेशन स्टेट क्या होता है सर? नेशन स्टेट क्या होता है? एक सेकेंड, यस, नेशन स्टेट का मतलब है द वन इन विच सिटीजन शेयर अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन ट्रेडिशन। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब काफ़ी कॉमननेस, ज़रूरी नहीं कि कॉमन लैंग्वेज होगा, तो जैसे इंडिया में डाइवर्स लैंग्वेज है, स्टिल हमारा ट्रेडिशन, हमारा हिस्ट्री, हमारा कल्चर कॉमन है, इसलिए वी कॉल इंडिया एज नेशन स्टेट। इसके बाद एब्सोल्यूटिस्ट क्या है ये? अ गवर्नमेंट और सिस्टम और रूल
दैट हैज नो रिस्ट्रेन ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड लाइक मोनार्की। ठीक है, मतलब ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर जो पावर है बहुत अनलिमिटेड है अथॉरिटी के पास। जैसे राजा महाराजा के सिस्टम में अगर सजा देना है तो सजा दे दिया, माफ करना है तो कर दिया, कोई हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसा लिखा हुआ कानून नहीं है, जो मन में आया वो कर दिया। ठीक है, सो उसको एब्सोल्यूटिस्ट कहते हैं। यूटोपियन क्या है? अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू बी एक्चुअली एग्जिस्टिंग। तो यहाँ पर एक, अब देखो एब्सोल्यूटिस्ट का अपोजिट कह दो कि एक ऐसे सोसाइटी की मांग कर रहा है जहां पर बिल्कुल कमियां खामियां ना हो। ठीक है, बिल्कुल एकदम आइडियल सोसाइटी, जो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी में भी हम जानते हैं कि ड्रॉबैक्स है। तो ये कुछ ऐसी सोसाइटी की बात कर रहा है जहां पर ऐसे कोई ड्रॉबैक हो ही ना। ठीक है, इसलिए वो हाइपोथेटिकल ही कह सकते हो। सफ्रेज, ये क्या है? राइट टू वोट, वोटिंग का अधिकार। कंजर्वेटिज्म बताया मैंने कि a political philosophy that stressed in importance of tradition, established institution and custom and prefer gradual development। मतलब ये चाहते हैं कि धीरे धीरे चेंजेस आए, धीरे धीरे डेवलपमेंट आए, एकदम से चेंजेस ना आए। जो सिस्टम है उसको एकदम से रिफॉर्मेशन एकदम से बदला ना जाए। ठीक है, जैसे यूरोप में जो मेन ज़्यादातर कंट्रीज थी वो लोगों ने फ्रांस पे हमला क्यों किया? जो बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन पे क्यों हमला किया? दे वर ऑल कंजर्वेटिस्ट, वो नहीं चाहते कि एकदम से ऐसा बदलाव आए। इसके बाद फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट तो आपको पता है फीमेल के इक्वालिटी के लिए, मेनली अवेयरनेस ऑफ विमेन्स राइट एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ जेंडर्स। चाहे मेल, जितने अधिकार मेल को है उतने ही फीमेल को, इस जेंडर में इनइक्वालिटी ना हो, ऐसी चीज जब आती है दैट इज कॉल्ड फेमिनिज्म। ओके, आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ आइडियाज रिफ्लेक्टिंग अ पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन। ठीक है, विचारधारा। एथनिक रिलेट्स टू अ कॉमन रेशियल, ट्राइबल और कल्चरल ओरिजिन और बैकग्राउंड दैट अ कम्युनिटी आइडेंटिफाइज विथ और क्लेम्स। ठीक है, जो कॉमननेस इन कल्चर, ट्राइबल, रेशियल फॉर्म्स, ठीक है, उसको एथनिक कहते हैं। इसके बाद एलिगरीज, एलिगरीज हमने बता दिया, व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, फॉर एग्जांपल ग्रीड, एनवी, फ्रीडम, लिबर्टी इज एक्सप्रेस्ड थ्रू अ पर्सन और अ थिंग। ठीक है, जैसे कि कोई सिंबल किसी चीज को सिंबलाइज कर, जैसे स्वॉर्ड, ठीक है, ब्रेवरी को सिंबलाइज कर रहा है, ये क्या है? एलिगरी। इसके बाद इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है चैप्टर में, फेडरिक सोरियो, ये हमने पढ़ा। इन्होंने ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, ठीक है, हु विजुअलाइज हिज ड्रीम ऑफ अ, जो पिक्चर सबसे पहले हमने चैप्टर में दिखाया, ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रेंच डिक्टेटर हु डेमोलिस्ड डेमोक्रेसी। ठीक है ना, 1799 में डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया था फ्रांस में। लुइस फिलिप, ही वॉज मेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क ऑफ फ्रांस आफ्टर जुलाई रेवोल्यूशन। ठीक है, फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दिया गया था, पता है आपको, जुलाई रेवोल्यूशन के बाद। ठीक है, 1830 की बात है। केजर विलियम वन वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर आफ्टर यूनिफिकेशन। जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ तो 1871 में जर्मन एम्परर बना दिया। उसके बाद जुसेपी मैज़ीनी एस्टेब्लिश यंग यूरोप एंड यंग इटली। कब बना था यंग इटली? 1831 में। ठीक है, सीक्रेट सोसाइटी। इसके बाद जुसेपी गरिबाल्डी लीडेड आर्म्ड वॉलंटियर्स, ठीक है, और इनको बिस्मार्क ऑफ जर्मनी का, बिस्मार्क ऑफ इटली कहा जाता था। काउंट कैमिलो द केवर लेड द मूवमेंट टू यूनाइट इटली एंड ही वॉज मेड प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। विक्टर इमैनुअल टू बिकेम किंग ऑफ इटली जब वहां पर यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ 1861 में। ऑटो वॉन बिस्मार्क ही फॉट टू द यूनिटी ऑफ जर्मनी। जर्मन यूनिफिकेशन में सबसे, मतलब एक ही नाम सबसे प्राइम, दैट इज ऑटो वॉन बिस्मार्क। नेक्स्ट देखते हैं, एंड एट द एंड एक सेकेंड, यस, तो यहां पर आप देख सकते हो कि पहले ये देख लेते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में नेशनलिज्म हम यहाँ पर दिखाते हैं, डेट वाइज भी देखो तो ये देखो, ब्रिटेन का
1688 से 1801 में नेशनलिज्म इन ब्रिटेन, वो सब यूनिफिकेशन, जो एक्ट ऑफ यूनियन, वो सारी चीज़ें जो कंप्लीट हुई, ठीक है। इसके बाद में 1830 से लेके 48 में फ्रांस, उसके बाद में यूनिफिकेशन ऑफ इटली इन 1859 से 61 में कंप्लीट हुआ। जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ 71 में, और 71 से 1914 तक, जब तक वर्ल्ड वॉर की शुरुआत ना हो गई, तो उस टाइम तक बाल्कन का चल रहा था, ठीक है। ये हुआ नेशनलिज्म यूरोप का। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। ओके, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसके बाद मतलब वहाँ पर देखते हैं हम 1799 में, ये फर्स्ट पेज में आप वहाँ पर देखना, पहले स्लाइड में, नेपोलियन से आने से लेके वो सब, नेपोलियनिक कोड वेरी इंपॉर्टेंट। कब आया नेपोलियनिक कोड? 1804 में। ट्रीटी ऑफ वियना कब साइन हुआ? 1851 में। नेपोलियन को हराया गया, सॉरी 1815 में नेपोलियन को हराया गया। ट्रीटी ऑफ वियना के तहत फिर से बोरबोन डायनेस्टी जो है वो फ्रांस में लगा, फ्रेंच में अप्लाई कर दी गई, फ्रांस में। ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप कब आया? 1830 में। हंगर हार्डशिप का जो पीरियड हमने बताया, जिसके बाद जुलाई रेवोल्यूशन से शुरुआत, ठीक है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में, कहाँ पर है? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, ठीक है। ज़ोल्वरिन कस्टम यूनियन जो यूरोप में फॉर्म किया गया ट्रेड के लिए, दैट वाज 1834 में। फ्रैंकफर्ट, ये जर्मनी का, जर्मन पार्लियामेंट फ्रैंकफर्ट, ये कहाँ कब फॉर्म किया गया? 1848 में। अब जो 3 वॉर्स, ठीक है ना, 7 ईयर वॉर जो बिस्मार्क ने लड़े थे, ठीक है, डैनिश प्रूशियन, प्रूशियन मतलब ये समझो जर्मनी का ही, तो डेनमार्क से जो लड़ा तो डैनिश प्रूशियन वॉर 1864, ऑस्ट्रिया से लड़ा तो ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर 1866, और फ्रांस से लड़ा तो फ्रैंको प्रूशियन वॉर 1870-71। तो ये 7 ईयर वॉर का बताया गया, ठीक है। और इसी के साथ गाइज अपना जो चैप्टर है वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। अब ये चैप्टर ऑब्वियसली पूरा हर एक डिटेल कंटेन नहीं कर रहा, पर वो सारी बातें कंटेन कर रहा है जहाँ पर आप कुछ अटक सकते हो, बुक पढ़ने के बाद भी दिक्कत हो सकती है, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। ऑब्वियसली अगर चैप्टर करने जाएंगे तो बहुत डिटेल डेप्थ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि बच्चों ने चाहा था, आई वॉज नॉट, अब हमारा मतलब हिस्ट्री पूरा बन चुका है ऑलरेडी, ठीक है। बच्चे चाहते हैं कि थोड़ा सा इसका एक और बता दिया जाए, तो वो मैंने बना दिया है, तो आप लोग देखिए। एंड कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।